तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मंडी निरीक्षक का जो पेपर हुआ था उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन, ये सेट डी है लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 23 है। ये क्वेश्चन आया है एलसीएम से, ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ये 4 ऑप्शन है और जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो मैं पढ़ता हूं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम का, जब भी हम लोग एलसीएम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम का तरीका क्या होता है, बेसिक चीजें सबसे पहले जान लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो भी नंबर दिए जाते हैं, जो भी नंबर, सपोज करो एक 16 है, एक 24 है, इनका अगर एलसीएम निकालने बोलता है तो सबसे पहला ही काम होता है हम लोग इसको क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे ये आ जाएगा 2 की पावर 4, फैक्टराइजेशन पहला काम ये होता है। उसके बाद क्या करते हैं, नंबरों को फैक्टराइज करने के बाद हम लोग यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर होंगे इनके फैक्टराइजेशन में, गुणनखंड में, उनको लिखते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, उनका हाईएस्ट पावर लगाते हैं, सबसे बड़ा पावर जो होगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपस में उनको सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। और एलसीएम को फिर हम लोग बाद में चेक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि दिए हुए नंबरों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। यही सब स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ऑप्शन में देखेंगे अगर, तो सारे ही ऑप्शन एक को छोड़ के पी से स्टार्ट हुआ है, तो पहले इसी को वेरीफाई कर लेते हैं कि पी से स्टार्ट होगा क्यू से। तो यहाँ पे पी में लिखा हुआ है प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो पहला स्टेप ही यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो संख्याएं दिए रहता है उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, वही पहला काम होता है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा वो पी से ही स्टार्ट होगा, तो ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको क्या कर देंगे अपन, रिजेक्ट कर देंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्यू में लिखा हुआ है कि गुणनखंडों में आने वाले सभी अभाज्य गुणनखंडों की पहचान करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं उसके बाद अगला ही काम हम लोगों का होता है कि इन गुणनखंडों में जो भी अभाज्य संख्या आएंगे, प्राइम नंबर आए होंगे उनको पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो वही दूसरा लिखा हुआ है स्टेटमेंट इसमें। इसका मतलब पी के बाद अगला ऑप्शन क्यू ही आएगा, तो ये ठीक है। तो देखो ये वाला फिर से रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि पी के बाद यहाँ पे आर लिखा हुआ है। इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है आर, उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घात लगाते हैं। तो इसके बाद मैं स्टेप बताया था कि जैसे ही हम लोग ये कर लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों को मतलब लिख लेते हैं कौन कौन से अभाज्य संख्या हैं, तो उसका बाद अगला काम होता है उनका हाईएस्ट पावर चढ़ा देना। तो हाईएस्ट पावर लगाना, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाईएस्ट पावर लगाना। तो पी क्यू के बाद आना चाहिए था आर, तो कहाँ पे है, यहाँ पे है पी क्यू के बाद आर। तो यहाँ पे पी क्यू के बाद एस दे दिया है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया और आगे चेक करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम लोग यहीं पे क्लियर कर चुके हैं, यही बचा हुआ है, तो आंसर भी यही होगा। हालांकि आगे स्टेटमेंट वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। तो एस वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एलसीएम प्राप्त करने के लिए चयनित अभाज्य घातों को गुणा करें। तो इतना काम जब हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी घात लिखा हुआ है उसको गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं और एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है सत्यापित करें कि प्राप्त संख्याएं दोनों दिए गए पूर्णांकों से विभाज्य हैं। तो ये परिभाषा है एलसीएम को, जिसको लास्ट में हम लोग यहाँ पे जैसे 16 और 24 का जब एलसीएम निकालेंगे जो कि आएगा 48 आएगा, तो लास्ट काम हम लोगों का ये होता है कि चेक करके देख लें ये दोनों से विभाजित हो रहा है कि नहीं, क्योंकि परिभाषा उसका वही है, एलसीएम वो है छोटा से छोटा संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित होता है। तो यही लास्ट स्टेटमेंट आना चाहिए जो कि टी में लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरी तरीके से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यही ध्यान देना पड़ता है, सबसे पहले ऑप्शन देखा करेंगे, काफी चीजें तो ऑप्शन से ही रिजेक्ट हो जाएगा, अगर पूरी चीजें नहीं आता होगा तब भी हम लोग ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, अभी सबको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन बहुत टफ है, पैटर्न चेंज हुआ है, हालांकि धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ज्यादातर लॉजिकल होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं भी जानोगे तब भी ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं अभी भी एलसीएम के लिए, मैं हालांकि मैं तो अपने क्लास में बार बार मना करते रहता हूँ, जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन देता कि 16 और 24 का एलसीएम निकालो, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे 16 और 24 को एक साथ लिखेंगे और इनका एलसीएम निकालने चालू कर देते हैं। इस मेथड का यूज करना बंद करो भाई, इससे काम नहीं होगा। आंसर आ जाता है, मेरे को भी पता है, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, देखो जिस बच्चे को ये पता ही नहीं होगा कि ऐसे करते हैं वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता है। तो मेन तरीका सॉल्व करने का क्या है, नंबरों को अलग अलग फैक्टराइज करो, फिर प्राइम नंबर जितने भी उसमें आ रहे हैं फैक्टराइजेशन में उनको लिखो, फिर उनका हाईएस्ट पावर लगाओ। तो ये स्टेप है, इससे मत करो। जो लोग भी इससे, जो लोग सॉल्व करना जानते होंगे एलसीएम को, वो एलसीएम के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, कंपटीशन एग्जाम के तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको अवॉइड करो जो एक साथ लिख के बनाते हो। ठीक है, आगे से ध्यान देना, नहीं तो ये सब
ये तो उसी को पता होगा ना जो बच्चा इस तरीके से जानता होगा एलसीएम का आंसर निकालना। जो ऐसे निकालता होगा उसको क्या पता होगा कैसे एलसीएम आता है, वो तो एक भी स्टेटमेंट नहीं बना पाएगा। इसलिए बार बार मना करता हूँ कि इस तरीके से सॉल्व मत करो, ठीक है।